हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कई सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी कि हमें भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करना है। अगर आप भारत की नदियों के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको भारत के पर्वतों के बारे में एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। जब तक आप भारत के पर्वतों के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको भारत की नदियों के बारे में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पर्वतों से होकर ही तो नदियाँ गुजरती हैं। बादल जो होते हैं वो पर्वतों के शिखर पर टकराते और टकराने के बाद में वर्षा करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से क्या होता है, जो पर्वतों से जो वर्षा का जल होता है वह पर्वतों से पठार में आता है, पठार से मैदान में जाता है और मैदान से सागरों में गिरता है। तो नदियों में जो जल का स्रोत है, मूल स्रोत, वो कहाँ से आता है? पर्वतों से आता है। जो पर्वतों से आने वाला जल होता है, जो वर्षा के दौरान जो जल आता है, वही उसी के माध्यम से नदियों में जल आता है। और अगर आप नदियों की एग्जैक्ट लोकेशन को जानना चाहते हैं तो भारत में जितने भी पर्वत हैं उनके बारे में आपको अच्छी तरह से अध्ययन करना बेहद आवश्यक है। भारत में जो सबसे विशाल पर्वत है वो हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत काफ़ी एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। आज हम जानेंगे हिमालय पर्वत के निर्माण एवं विशेषताओं के बारे में। हिमालय पर्वत के निर्माण आखिरकार कैसे हुआ और हिमालय पर्वत की क्या क्या विशेषताएं। जब तक आप हिमालय पर्वत के बारे में नहीं समझेंगे तब तक हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के बारे में भी आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। क्या मैंने बताया? हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसा भी आप मान लें, दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है। देखिए, दुनिया में जितने भी पर्वत हैं, जैसे आपका यूराल पर्वत है रूस में, वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर है। एंडीज पर्वत है दक्षिण अमेरिका में, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है ना। इसी तरह से आल्प्स पर्वत है, वो भी उत्तर से दक्षिण की ओर है। लेकिन दुनिया में हिमालय ही एकमात्र ऐसा पर्वत है जो सबसे विशाल पर्वत है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसलिए मैंने आपसे बोला कि दुनिया में सबसे बड़ा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर सबसे बड़ा जो पर्वत है वो हिमालय पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत की वजह से ही उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं, जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं, ठंडी हवाएं, वो भारत तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? आइए जानते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। यहाँ पर ऊपर कौन सा ध्रुव है? हमारा उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर हमारा कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर हमारा कौन सा है? दक्षिणी ध्रुव। इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर हमेशा 24 घंटे 7 दिन 12 महीने हमेशा क्या होती है? बर्फ जमी रहती है। तो रूस के बाद कौन सा देश आता है यहाँ पर रूस आता है ध्रुव के बाद में। रूस के बाद में आता है चीन, अगर आप विश्व के नक्शे को देखेंगे, और उसके बाद आता है भारत। कुछ इस तरह से नक्शा है भारत का, इस तरह से कुछ नक्शा है भारत का। तो भारत का जो उत्तरी छोर है, ये वाला छोर, जहाँ पर आपका नेपाल है, भूटान है, वहाँ पर क्या है? बड़ी ऊंचाई, बहुत ही ऊंचा पर्वत है जिसे हम हिमालय पर्वत बोलते हैं। तो ये जो हिमालय पर्वत है ये उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इस कारण से भारत में क्या होती है? गर्म जलवायु पाई जाती है। आपने देखा होगा कि रूस के अंदर भी बहुत अधिक ठंड पड़ती है, वहाँ के लोग बहुत गोरे होते हैं। चीन के अंदर भी बहुत ठंड पड़ती है, वहाँ पे भी लोग गोरे रहते हैं। लेकिन भारत में जो तुलनात्मक रूप से जलवायु है वो क्या है? गर्म है। क्यों गर्म है? क्योंकि जो ध्रुवीय प्रदेशों से आने वाली ठंडी हवाएं होती हैं वो भारत में नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए भारत में गर्म जलवायु पाई जाती है। जो हिमालय पर्वत से ठंडी जलवायु टकराती हैं वो स्कैटर्ड होके 2 हिस्सों में विभक्त हो जाती है। जैसे यहाँ पर कोई चीज़ है, इससे टकराया और फिर वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इसके इस तरफ नहीं आ पाएगा, नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर 2500 किलोमीटर है। कितना? 2500 किलोमीटर, ठीक है। हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिम में चोटी जम्मू कश्मीर में है, नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। और पूरब में कौन सी चोटी है? नाम चरवा पर्वत। सबसे पश्चिम में जो चोटी है इसका नाम है नंगा पर्वत,
और जो सबसे पूर्व में चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ बिल्कुल तिब्बत में पड़ती है, ये अलग से मैंने मेंशन किया हुआ, देखिए इसका नाम है नामचरवा पर्वत। ठीक है, हिमालय पर्वत का फैलाव 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, कितने किलोमीटर के क्षेत्र में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। हिमालय पर्वत का विस्तार सिर्फ भारत में ही नहीं है, हिमालय पर्वत का विस्तार अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है और बर्मा के भी कुछ क्षेत्रों में है। ठीक है, हिमालय पर्वत अपने पश्चिमी छोर से और पूर्वी छोर से, ये इसका कौन सा छोर हुआ? पश्चिमी छोर। ये मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ जिनको लोकेशन में प्रॉब्लम जा रही है। ऊपर वाली दिशा को क्या मानते हैं? नॉर्थ। नीचे वाली दिशा क्या होती है? साउथ यानी कि दक्षिण। इस तरफ वाली जो हमारे दाहिने हाथ में दिशा होती है उसको हम क्या मानते हैं? ईस्ट। और इस तरफ जो दिशा होती है उसे क्या मानते हैं? वेस्ट। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या है? हमारे पश्चिम में। तो हमारे जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर हिमालय पर्वत क्या हुआ है? दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। और जो पूरब वाला क्षेत्र है वहां पर भी हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। ये अपने कोने पे पहुंचने के बाद, एक शीर्ष पे पहुंचने के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। इसी तरह से पूरब में जब हिमालय पर्वत पहुंचता है तो वहां पर भी ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा हिमालय पर्वत है, जब ये अपने शीर्ष पे पहुंचता है यहाँ पर तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है ऐसा। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में अपने कोने पे पहुंचता है नामचरवा पर्वत के पास में, तो यहाँ पर भी ये 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, एक ऐसा और एक दूसरा कई टुकड़ों में बटा हुआ है ऐसा। देखिए यहाँ पर एक ही बिल्कुल मैंने सीधी लाइन खींची हुई है यहाँ पे कोने में, ये डैश डैश करके, और एक मैंने ये ब्लैक ब्लैक से स्पॉट बनाए हुए हैं, डॉट डॉट। ठीक है ना। इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है, ये ट्रांस हिमालय है, इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। और ये यहाँ पर बृहद हिमालय है, तो यहाँ पर ये इससे जुड़ा हुआ है और आगे जाकर ये 2 हिस्सों में बढ़ गया। ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है जो कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। और ये सुलेमान पर्वत श्रेणी है, ये पाकिस्तान में है। इसी तरह से चाइना के अंदर भी एक पर्वत श्रेणी आती है, क्यूनलुन पर्वत श्रेणी। क्यूनलुन पर्वत श्रेणी चीन में है और काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत में है। ये जो चारों पर्वत जहां पर मिलते हैं, हिंदू कुश, सुलेमान, काराकोरम और क्यूनलुन, इस जंक्शन को, ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को बोलते हैं पामीर की गांठ। इस पर ये चारों पर्वत मिलते हैं। ये तजिकिस्तान में है। कहां पर है ये? तजिकिस्तान में है। तजिकिस्तान एक छोटा सा देश है जिसकी पीओके के साथ में सीमा जुड़ती है। ठीक है, इतना सभी क्लियर हुआ। इसी तरह से पूर्वी हिस्से में हिमालय पर्वत 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक अराकान यूमा पर्वत है जो भारत और म्यांमार के बीच में नेचुरल बाउंड्री बनाता है। नेचुरल बाउंड्री का क्या मतलब होता है कि पर्वत के जो पश्चिमी सिरा है, जैसे कि मान लीजिए ये पर्वत है, ये पर्वत है, तो पर्वत के इस तरफ वाला हिस्सा किसका है? भारत का। और पर्वत के दूसरी तरफ वाला हिस्सा किसका है? बर्मा का। बिल्कुल सेम टू सेम यहीं पर हुआ है। ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इसके इस तरफ वाला हिस्सा क्या है? भारत का। और दूसरी तरफ वाला हिस्सा किसका है? बर्मा का। तो अराकान यूमा पर्वत भारत और बर्मा के बीच में प्राकृतिक रूप से सीमा बनाता है। ठीक है ना। और हिमालय पर्वत का दूसरा छोर जो कई सारे हिस्सों में बटा हुआ है, आप देख रहे हैं, जैसे पटकाई भूम, जो मैंने लिखा हुआ है पटकाई भूम, जो अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी जो आपका नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी जो मणिपुर में है, और मिजो पहाड़ी जो कि मिजोरम में है। सभी को क्लियर हुआ। तो पूर्वी छोर पर हिमालय पर्वत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, अराकान यूमा पर्वत और ये छोटी छोटी जो पर्वत श्रेणियां हैं जैसे पटकाई भूम, नागा, आपका मणिपुरी और मिजो। ठीक है। इसी तरह से उत्तर जो पूर्व पश्चिमी सिरा है, यहाँ पर भी क्या है? पर्वत 2 हिस्सों में बटा हुआ है, सुलेमान पर्वत और हिंदू कुश पर्वत। सुलेमान पर्वत कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। और हिंदू कुश पर्वत कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है। ठीक है। आइए हम चर्चा करते हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में हम जानते हैं। और हिमालय पर्वत कितने भागों में बटा हुआ है? हिमालय पर्वत को हम 4 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय
लघु हिमालय, लघु को हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय। और चौथा और अंतिम है शिवालिक हिमालय, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ध्यान से देखिएगा, ये हिमालय पर्वत है, ये आपको अलग से दिख रहा होगा ब्लैक ब्लैक, ये पूरा हिमालय पर्वत है, ठीक है ना। इस हिमालय पर्वत के उस तरफ जो पर्वत है, ये 3 छोटे छोटे पर्वत दिख रहे हैं, 1 2 3, इसको हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार। तो ये जो पर्वत है ये हिमालय के दूसरी तरफ है, इनका नाम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये तीनों ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। और ट्रांस हिमालय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, यहाँ पर ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, इसका नाम है सिंधु नदी, जो यहाँ से होकर जाती है, कहाँ से? लद्दाख और जास्कर के बीच में से होकर निकलती है और जाकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच में से होकर गुजरती है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसी तरह से श्योक नदी भी एक होती है जो काराकोरम और लद्दाख के बीच में से होकर गुजरती है। श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है, ये भी पूछा जाता है। अभी आपको पता है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर स्टैंड ऑफ चल रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि श्योक नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। श्योक नदी के ऊपर जो इंडियन मिलिट्री है वो पुल बनाने का काम कर रही है, जो हमारे यहाँ एक संस्था है BRO, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये भारत की जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य करती है। तो जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है ये श्योक नदी के ऊपर, श्योक नदी किसके बीच में बहती है? काराकोरम और लद्दाख के बीच में। तो यहाँ से श्योक नदी होकर गुजरती है, यहाँ से यहाँ पर पुल बनाने का काम कर रही है ताकि चीन के बॉर्डर तक पहुँचा जा सके, ठीक है। ये सब तो एक इंट्रोडक्शन हो गया हिमालय के बारे में। इसी तरह से आपका वृद्ध हिमालय है, लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय है। इन तीनों हिमालय के बारे में विस्तार से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि हिमालय का आखिरकार निर्माण हुआ कैसे, आखिरकार हिमालय पर्वत बना कैसे। आज हम देखते हैं इतना बड़ा विशाल पर्वत है हिमालय पर्वत, आखिरकार उसका निर्माण कैसे हुआ। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। अगर आप हिमालय पर्वत के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आपको पृथ्वी के इतिहास के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पृथ्वी के इतिहास के बारे में, इससे आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आखिरकार हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार हुआ। आज से लगभग 30 करोड़ साल पहले, कितने साल पहले? 30 करोड़ साल पहले पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही महाद्वीप था। उस महाद्वीप का क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। क्या नाम था? पेंजिया महाद्वीप। और उसके चारों ओर एक ही महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा महासागर। पैंथालासा महासागर। इसके बाद क्या हुआ कि महाद्वीपों के मध्य जो विशाल महाद्वीप था पेंजिया महाद्वीप, उसके मध्य एक विवर्तनिक क्रिया चालू हुई। विवर्तनिक क्रिया क्या होती है? जो विशाल भूखंड होते हैं उनके टूटने की क्रिया को हम विवर्तनिक क्रिया बोलते हैं। टूटने लगना, विशाल भूखंड होते हैं वो अपने आप टूटने लगते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया। विवर्तनिक क्रिया के कारण से क्या हुआ? विशाल भूखंड टूटने लगे। और शुरुआत में जो विशाल भूखंड था पेंजिया महाद्वीप का, वो 2 हिस्सों में बट गया। पहले भूखंड का नाम क्या बना? अंगारा लैंड। पहले भूखंड का नाम क्या था? अंगारा लैंड। और दूसरे भूखंड का नाम क्या था? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। जो आज हम देखते हैं यूरेशिया, जिसे हम बोलते हैं एशिया, आपका यूरोप और आपका उत्तरी अमेरिका। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका ये अंगारा लैंड का हिस्सा है। और ऑस्ट्रेलिया प्रायद्वीपीय पठार, ये जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, ये जो नीचे वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार। अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका। क्या क्या? ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भारत भी हम इसे बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका। ये किसका हिस्सा है? ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है।
इतना सभी को समझ में आया कि शुरुआत में हमने जाना कि पृथ्वी में सिर्फ एक ही महाद्वीप था, जिस महाद्वीप का नाम था पेंजिया महाद्वीप। उसके चारों ओर एक महासागर था, उसका नाम था पैंथालासा महासागर। और इस विशाल महाद्वीप में एक विवर्तनिक क्रिया चालू हुई, जिससे क्या हुआ, विशाल भूखंड टूटना शुरू हुआ। शुरुआत में वो भूखंड दो हिस्सों में टूटा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। फिर गोंडवाना लैंड भी कई हिस्सों में टूटता चला गया। इनमें से एक बना ऑस्ट्रेलिया, दूसरा बना प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा बना अफ्रीका और चौथा क्या बना, दक्षिण अमेरिका। अब क्या हुआ कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये असल में गोंडवाना लैंड, ये असल में अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ये जो प्रायद्वीपीय पठार आप देख रहे हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा मैंने ब्लैक बनाया है अलग से, ये जो हिस्सा था प्रायद्वीपीय पठार, ये वास्तव में अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर कुछ अफ्रीका महाद्वीप इस तरह से है, इस तरह से नीचे इस तरह से, तो ये पठार इससे जुड़ा हुआ था। और सागर में क्या हुआ, करोड़ों वर्षों में ये पठार उत्तर पूर्व की ओर सरकना शुरू हुआ। किस तरफ, उत्तर पूर्व की ओर ये लगातार सरकना शुरू हो गया। और आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले अंगारा लैंड मतलब कि यूरेशिया, जो यूरोप और एशिया का जो पूरा कॉम्बिनेशन है, जिससे आप आज चीन बोलते हैं, आपका जो पूरा पाकिस्तान का इलाका है, यहाँ पूरे में एक विशाल भूमि थी और उसके आगे एक सागर था, जिस सागर का नाम था टेथिस सागर। क्या नाम था, टेथिस सागर। टेथिस सागर, ये जो टेथिस सागर था, ये प्रायद्वीपीय पठार और अंगारा लैंड के बीच में था। आज आप ये कल्पना कर लीजिए कि चीन और भारत के बीच में कोई पर्वत नहीं है। चीन और भारत के बीच में कोई पर्वत नहीं है, चीन ऊपर है, ठीक है, और इसके बीच में एक सागर है। जहां पर आप यूपी, बिहार, बंगाल देखते हैं, वहां पर क्या है, एक सागर है। इस सागर का नाम क्या है, टेथिस सागर। और उसके नीचे एक पठार है, उसके नीचे एक पठार है, उसका क्या नाम है, इसका नाम है, आपको भारत का प्रायद्वीपीय पठार भी बोलते हैं हमसे। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये पहले अफ्रीकी महाद्वीप से जुड़ा था, जो उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगातार मूव कर रहा था, और आज भी कर रहा है, तो ये लगातार मूव करता रहा, ठीक है, ये लगातार बढ़ता रहा उत्तर पूर्व दिशा की ओर। और अंगारा लैंड से कई सारी नदियां निकलती थी, अंगारा लैंड से कई सारी नदियां निकलती थी। वो अपना बालू और अपना जल, पानी और रेत, दोनों टेथिस सागर के ऊपर यहाँ पर गिराती थी। रेत और पानी दोनों चीजें यहाँ पे गिराती थी। साथ में प्रायद्वीपीय पठार से भी कई सारी नदियां निकलती थी, वो भी अपना क्या करती थी, रेत और जल अपना यहाँ पर गिराती थी, ठीक है ना। लगातार रेत के जमा होने के कारण से यहाँ पर क्या हुआ, बलन पड़ गया। बलन का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, लगातार आप पानी के अंदर रेत डालते जाएंगे तो क्या होगा, जो जमीन है वो धीरे धीरे क्या होती है, उभरने लगेगी धीरे धीरे। जैसे आपने मान लीजिए कोई ये क्षेत्र है ऐसा, आप उसमें लगातार क्या कर रहे हैं, रेत डालते जा रहे हैं, यहाँ से रेत आ रही है, लगातार डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, जो बीच वाला हिस्सा होगा वो थोड़ा सा नीचे झुक जाएगा, जिससे क्या होगा, ये जो पूरा हिस्सा धीरे धीरे क्या होता चला गया, रेत से पट गया। रेत से क्या हो गया, जो सागर था वो यहाँ से गायब हो गया। वास्तव में जो हम यूपी और बिहार का जो मैदान देखते हैं, जिसे हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं, आज से लगभग करोड़ों वर्ष पहले वहां पर एक सागर होता था, जो लगातार अंगारा लैंड से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के कारण से दब गया। जो वहां से नदियां आती थी वो अपने साथ में रेत लेकर आती थी, और रेत से क्या हो गया, वो पूरा मैदानी क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। लेकिन ये पठार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था, लगातार ये पठार क्या हो रहा था, उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा था। तो इससे क्या हुआ कि उत्तर पूर्व की ओर खिसकने के कारण से ये जो अवसाद था, जो रेत का जो अवसाद होता है, या जो मिट्टी का अवसाद होता है, जो बालू का अवसाद होता है, जो लगातार नदियां यहाँ पे गिरा रही थी, वो क्या हुआ, उसमें बलन पड़ गया और वो पर्वत के रूप में खड़ा हो गया। ये पूरी जो प्रक्रिया थी, ये करोड़ों वर्षों में पूरी हुई है। ये जो प्रक्रिया पूरी है, ये करोड़ों वर्षों में पूरी हुई है। हिमालय पर्वत का निर्माण लगभग आज से 10 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था, और 2 करोड़ साल पहले इसका निर्माण कंप्लीट हुआ है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि जो ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये अभी भी उत्तर पूर्व की ओर खिसक रहा है। आपने देखा होगा अक्सर नेपाल में भूकंप आते हैं, नेपाल में भूकंप आया था, उसमें कई सारे लोग मर गए थे। उसका रीजन क्या है कि नेपाल जो है
वो असल में इंडियन प्लेट यानी कि जो नीचे वाला जो प्रायद्वीपीय पठार है और ऊपर जो क्या है अंगारा लैंड है, इसके जंक्शन पे मौजूद है। दोनों का जो जंक्शन होता है, जैसे कि मान लीजिए दो प्लेट हैं और दोनों आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हैं, तो दोनों की क्या है जंक्शन में मौजूद है। जब ये दोनों प्लेटें आपस में टकराती हैं, आपस में रगड़ाती हैं, तो क्या होता है यहाँ पर भूकंप आता है। इसलिए ये जो पूरा हिमालय वाला जो क्षेत्र है ये पूरा भूकंप से प्रभावित इलाका माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में क्या है, ये एक जंक्शन पे मौजूद है। आ रही बात समझ में? ये जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया कि यूरोप से आने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियों के कारण से मैदान निर्मित हुआ और उनके जो अवसाद थे, अवसाद मतलब कि जो रेत और बालू थे, उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसे हम कोवर का भूसन्नति सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? कोवर का भूसन्नति सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कोवर का भूसन्नति सिद्धांत क्या होता है। तो आज हमने जाना कि हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि हिमालय पर्वत के कौन कौन से प्रकार हैं और हिमालय पर्वत में कौन कौन सी चोटियां हैं जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।